हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रवि शुक्ला। और आज हम क्या कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 मिनट वीडियो सीरीज, जिसमें कि हम 20 मिनट्स में ही एक पूरे टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं क्विक तरीके से। तो इसमें 2 वीडियोस पहले से आ चुके हैं और ये उसी कड़ी का एक तीसरा वीडियो है। तो आप मुझे जानते ही हो, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मतलब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने प्लस ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट बच्चों और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। और जहां आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस बच्चों, पर्सनलाइज्ड आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्रॉपर आपको टेस्ट की एनालिसिस होगी बाय एक्सपर्ट, और आपकी जो भी प्लानिंग है उसकी बाई वीकली रिव्यू होते रहेगी। ठीक है। और बूस्टर वर्कशॉप्स भी होंगे। प्लस की अगर आप प्राइसेस देखोगे तो 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ में जैसे जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ता जाता है कम हो जाता है। इनफैक्ट 24 मंथ के लिए 2100 पर मंथ हो जाता है। ठीक है। और आइकॉनिक में भी अगर आप देखो तो पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है आपको। ओके। तो आइकॉनिक में आप देखो तो 12 मंथ के लिए आपको 58,500, और 18 मंथ के लिए देखो तो 72,000, और 24 मंथ के लिए देखो तो 90,000 है। ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है बच्चों, ये होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ट्रांसफर होता है। और ये दो जंक्शन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको ट्रायोड भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको पीएन जंक्शन दिख रहा है, और यहाँ पर एन, मतलब पीएन बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पर एक जंक्शन है और यहाँ पर दूसरा जंक्शन है। क्लियर है। तो देखो इधर आप जो देख रहे हैं उसको बोला जाता है एमिटर, ये बीच में है बेस और इधर है कलेक्टर। एमिटर थोड़ा सा पतला होता है और बहुत हैवी डोपिंग होती है। कलेक्टर में थोड़ी कम डोपिंग होती है लेकिन बड़ा होता है। और जो ये बेस है, ये बेस जो है ये पतला भी होता है, इसकी डोपिंग भी कम होती है। इमिटर इमिट करता है, इसीलिए इसमें डोपिंग ज्यादा होनी चाहिए। ये चार्ज इमिट करता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है, इसीलिए ये देखो इमिटर फेंकू है, कलेक्टर जो है लपेटने वाला है। इसीलिए लपेट, जो चीज लेने वाला है वो चीज तो बड़ा होना चाहिए ना। झोली फैला दी है इसने, अपनी झोली फैला दी है इसने। ओके। और ये बेस जो है क्यों यूज होता है वो समझो। अब यहाँ पर दो जंक्शन है, एक है इमिटर बेस जंक्शन और एक है बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है। तो एम्पलीफायर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। अब जो होता क्या है, ये जो बेस इमिटर जंक्शन है इसको रखा जाता है फॉरवर्ड बायस में, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है इसको रखा जाता है रिवर्स बायस में फॉर इट्स ऑपरेशन। तब ये एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। क्लियर हो गया। अच्छा। तो होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। होता ये है कि यहाँ पर जैसे ये पीएनपी भी हो सकता है, एनपीएन भी हो सकता है। हम लोग पढ़ेंगे एनपीएन। एनपीएन में इधर रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ रहेंगे होल्स, यहाँ रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मान लो अगर फॉरवर्ड बायस में है, मान लो अगर ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब क्या हुआ कि एन साइड, इमिटर साइड नेगेटिव रहेगा और इधर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस की ओर जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन बेस की ओर जाने की कोशिश करेंगे अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो। पर ये बेस इतना पतला है और इसमें इतनी कम डोपिंग है कि ये आ तो जाएंगे, ये आएंगे बेस की ओर आने के लिए, लेकिन ये बेस की ओर जा नहीं पाएंगे और अपने इनर्शिया के कारण चले जाएंगे कलेक्टर में। तो तो ये आए क्यों थे, ये आए इसलिए थे क्योंकि ये बेस में जाना चाहते थे। लेकिन ये इतना पतला था, इतनी कम डोपिंग थी कि डिफ्यूजन पर्याप्त हो नहीं पाता है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कलेक्टर में। क्लियर है। तो देखो इसमें करंट का जो फ्लो हुआ वो हुआ इस इमिटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड बायस होने के कारण से। लेकिन करंट जो है दूसरे वाले जंक्शन में भी फ्लो करता है, मतलब कलेक्टर में भी फ्लो करेगा। तो आपको ये देखना है कि जो करंट होगा टोटल वो रहेगा आई, उसमें का कुछ हिस्सा चला जाएगा आईबी में और बाकी हिस्सा आईसी में। ठीक है। और आईबी बहुत कम होता है, 2 to 3% ऑफ आई होता है। क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि एमिटर जो होता है हाईली डोप्ड होता है, क्योंकि ये एमिटर है। बेस जो है लाइटली डोप्ड और पतला होता है। ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है, बोलते ना बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये बुलाती है मगर ये लोग जाते नहीं है, ये चले जाते हैं कलेक्टर में। कलेक्टर जो है कैच कर लेता है। ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके से शो किया जाता है। बेस इमिटर जंक्शन में एक एरो के द्वारा शो किया जाता है, और एरो किधर होना चाहिए, पी से एन की ओर होना चाहिए। तो ये पी एन पी है और ये एन पी एन। तो ये हमारे ज्यादा काम का है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा। और वर्किंग करने के बहुत सारे मोड्स हैं बच्चों। तो एक मोड है कॉमन बेस, एक है कॉमन एमिटर, एक है कॉमन कलेक्टर। हम लोग यूज करेंगे कॉमन एमिटर मोड। ठीक है। कॉमन एमिटर में
मैं आपको बता ही चुका हूँ बायसिंग कैसी होनी चाहिए कि इमिटर बेस जो होना चाहिए वो होना चाहिए फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर होना चाहिए रिवर्स बायस। तो इस कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो ये है एन पी एन, ये है एमिटर, ये कॉमन है देखो इधर भी और इधर भी। ओके, अब देखो ये फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, तो ये पी जो है फॉरवर्ड बायस में है और एन जो है एन एन है, मतलब ये पी एन फॉरवर्ड बायस में है अगर ये इधर प्लस है इधर माइनस है, और ये रिवर्स बायस में होगा अगर इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, अब देखो ये एन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किधर जाने के लिए, बी में जाने के लिए, लेकिन ये तो पतला होता है ये बीच का गैप, तो ये मैक्सिमम चले जाएंगे इधर। तो करंट कैसे फ्लो किया, करंट इसके उल्टा फ्लो करेगा करंट, तो आई इधर फ्लो किया, आई बी इधर और आई सी इधर। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आपको इस आई को बढ़ाना है और आईबी को भी बढ़ाना है तो आपको इस वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस को अगर आप बढ़ाओगे तो आईबी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप आईबी को बढ़ाने की कोशिश करोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन आते तो इधर आने के लिए, तो आईबी तो कुछ बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा क्या बढ़ जाता है, आईसी बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? आईबी को आप बढ़ाना भी चाहोगे, आप प्राइमरी प्राइमरी इसको प्राइमरी बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं। अगर आप प्राइमरी में कुछ चेंज करते हो तो सेकेंडरी में भी चेंज हो रहा है, प्राइमरी के करंट को चेंज करते हो तो सेकेंडरी का करंट बढ़ जा रहा है। और इसी नेचर को बोला जाता है एम्प्लीफिकेशन नेचर, कि आप अगर थोड़ा सा चेंज करोगे आईबी में तो बहुत ज्यादा चेंज होता है आईसी में। आईबी में कैसे चेंज कर सकते हो आप, इस बैटरी के वोल्टेज के साथ छेड़खानी करके। क्लियर हो गया? अच्छा, और देखो यहां पर दो तरीके के करंट गेन होते हैं, एक होता है कॉमन बेस और एक होता है कॉमन इमिटर। तो कॉमन इमिटर कुछ ये होता है, कॉमन इमिटर में देखो आउटपुट होता है आईसी, इनपुट होता है आईबी। देख पा रहे होगे आप, इनपुट आईबी है, आउटपुट आईसी है। और कॉमन कॉमन अगर आप देखो कॉमन बेस में, तो वहां पर आउटपुट आईसी है और कॉमन जो इनपुट है वो हो जाएगा इमिटर करंट। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि हमको पता है कि यार आईई से तो कम ही होगा आईसी, और इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इनके बीच में अगर आप रिलेशन चाहिए तो आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आईसी होता है। इसमें आईसी को अगर आप डिवाइड कर दो कुछ इस तरीके से तो ये रिलेशन आपको मिल जाता है। क्लियर है? वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा प्लस वन। ये रिलेशन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। देख पा रहे हो आप? इज इट विजिबल टू यू? ओके, तो यहां से हमको कॉमन एमिटर के लिए करंट गेन निकालना है। कॉमन एमिटर के लिए क्या होता है, बीटा, और ये क्या है एक्चुअली, ये है अल्फा, ये जो है अल्फा है और हमें बीटा निकालना है। तो बीटा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ही था, अगर आपको याद नहीं है तो आईसी इज इक्वल टू आई बी प्लस आईसी आप कर लिया करो। आईसी आईसी आप डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा वन, ठीक है। और ये क्या है, ये है वन अपॉन अल्फा, ये है वन अपॉन बीटा और ये है प्लस वन। अल्फा की वैल्यू है 0.96। यहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। बीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 24 आ जाएगा। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रांजिस्टर की वर्किंग थोड़ा सा देख लो कि नॉर्मली ऐसे वर्किंग करता है कि एक हमने बैटरी यहां पर लगा दी है, वी बोलते हैं क्योंकि बी साइड लगाई है, और ये एक बैटरी है वीसीसी। बैटरी नहीं है, वो बैटरा है है ना? तो मैंने आपको समझा ही दिया था, ये बी और ई के बीच के वोल्टेज को बोला जाता है वीबीई, ये हो गया इनपुट वोल्टेज, और सी और ई के बीच को बोला जाता है वीसीई, ये आउटपुट वोल्टेज बोल सकते हो आप। कभी कभी यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस भी लगाया जाता है, उसको भी आउटपुट वोल्टेज बोल दिया जाता है। इनके बीच का रेजिस्टेंस को इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इनके बीच का रेजिस्टेंस को आउटपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस है। क्लियर हुआ आपको? तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा है। हम कुछ करंट को कम रेजिस्टेंस वाले क्षेत्र से ज्यादा रेजिस्टेंस वाले क्षेत्र में भेज रहे हैं, और सेम करंट को अगर हम कम रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस से भेजें तो सोचो ना क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसका मतलब है कि यार आर ज्यादा हुआ तो पावर आउटपुट का ज्यादा हो जाएगा, तो आउटपुट एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा? एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें दो कर्व होते हैं, इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट करंट क्या है? आईबी। इनपुट वोल्टेज क्या है? वीबीई। ये वोल्टेज यहाँ के बीच का वोल्टेज वीबीई। अगर इस वोल्टेज को हम बढ़ाएं ना तो कुछ टाइम तक तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में भी हमें पता है नी पॉइंट वोल्टेज तक वोल्टेज बढ़ता नहीं, उसके बाद वोल्टेज बढ़ने लगेगा। अच्छा, क्लियर हुआ है चीज?
अब इसमें देखो आउटपुट वोल्टेज का क्या इसमें फर्क पड़ेगा। अगर हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाए ना बच्चों, तो आईबी कम होने लगता है। क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाते इधर के लिए हैं, लेकिन अगर ये वोल्टेज ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो आईबी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए देखो, अगर हम आउटपुट करंट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो इनपुट करंट थोड़ा थोड़ा कम हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया इनपुट कर्व। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखते हैं। आउटपुट करंट क्या है? आईसी। आउटपुट वोल्टेज क्या है? वीसीई। तो अगर हम, मैंने आपको बताया था कि अगर इस वोल्टेज को बढ़ाने लगे, जो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहे थे वो भी ज्यादा इधर जाने लगेंगे। इसका मतलब है कि जरूर कुछ टाइम तक आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने से भी आउटपुट करंट बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ेगा। उसके बाद वो सेचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखो आप, कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे अब वो मैक्सिमम यहां पहुंच चुके होंगे। तो अब अगर आपको आईसी को बढ़ाना है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिटर से निकल रहे हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से निकलने वाले कैसे बढ़ते हैं? जब ये आईबी बढ़ जाए। आईबी कैसे बढ़ता है? जब ये वीबीई बढ़ जाए। क्लियर है? अब आपको अगर आईसी को बढ़ाना है तो आईबी को बढ़ाना पड़ेगा। तो आईबी अगर आप बढ़ाते गए तो देखो, आईबी को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिए तो आईसी की वैल्यू में भी चेंज आया। इनफैक्ट देखो, यहां पर देखो, आईबी की वैल्यू में हमने कितनी चेंज की है? यहां पर चेंज की है डेल्टा आईबी इज इक्वल टू है 10 माइक्रो एम्पियर। लेकिन आप देखो आईसी की वैल्यू में कितनी चेंज है? ये चेंज है बच्चों 1 मिली एम्पियर। तो अगर आप बीटा देखोगे तो कितना ज्यादा मिलेगा आपको? 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -6। तो आपको 1000 टाइम इंक्रीज मिला है। मतलब आउटपुट करंट में जो चेंज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इनपुट करंट में थोड़ा सा चेंज करें तो आउटपुट करंट में बहुत ज्यादा चेंज होता है। और प्रिंसिपल ऑफ यही है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफायर। क्लियर हो गया? तो इधर हम क्या करते हैं, इधर हम एक इनपुट सिग्नल दे देते हैं कुछ इस तरीके का। क्लियर है बात क्या नहीं है? तो क्या करेगा, जो भी यहाँ पर वीबीई रहेगा, अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा बच्चों, अब ये चेंज होने लगेगा। और ये चेंज क्यों होगा? अगर, और ये इनपुट सिग्नल है क्या? ये कोई भी सिग्नल हो सकता है। जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो उससे कुछ सिग्नल निकल रहा होगा। और वो सिग्नल हमको पता है कि वो एक ऑसिलेटिंग टाइप का सिग्नल होता है। तो यार वो सिग्नल क्या करेगा, यहाँ के वोल्टेज को फ्लक्चुएट कराने लगेगा। उसके कारण से वीबीई की वैल्यू चेंज होने लगेगी। उसके कारण से, इसके कारण से क्या होगा, ये इनपुट है, इसके कारण से वीबीई की वैल्यू चेंज होने लगेगी। और इसके कारण से आईबी की वैल्यू चेंज होने लगेगी। और इसके कारण से आईसी की वैल्यू चेंज होने लगेगी। और इसके कारण से यहां पर एक स्पीकर लगा दिया आपने, ये लोड है। लोड क्या है? ये स्पीकर है। स्पीकर मतलब इधर माइक है और इधर स्पीकर है। अब ये स्पीकर से गुजरने वाला करंट भी बहुत ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा रखा जाता है। तो यार अगर रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, करंट भी ज्यादा है, तब तो पावर भी ज्यादा होगा ना। तो एकदम भाया भाया आपको म्यूजिक दाएं दाएं सुनने को मिलेगा। क्लियर है? तो अगर कुछ इस तरीके का वोल्टेज सिग्नल इधर था, इधर का वोल्टेज सिग्नल इनपुट इस तरीके था, तो आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके का मिलेगा, हैवी मिलेगा। इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखो चेंज इन वोल्टेज जो है, वोल्टेज बीई, बी और ई के बीच का जो वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज के बराबर नहीं है बच्चों। लेकिन चेंज जो हो रहा है इसमें, वो इसके बराबर है। क्योंकि चेंज ये वीबीबी के बराबर तो हो ही नहीं रहा है। तो जो भी ये चेंज है इनपुट में, वो इसी के कारण हो रहा है। ठीक है? तो इसके कारण से ये हमें देखने को मिलेगा और इसके कारण से ये देखने को मिलेगा। और इसके कारण से आउटपुट वोल्टेज आप देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटपुट रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन आउटपुट करंट। ठीक है? तो ये आपने को आउटपुट वोल्टेज का अगर आप चेंज देखना है तो निकाल सकते हो। ठीक है? तो देखो करंट गेन क्या होगा, करंट गेन निकालना तो आसान है। अब इस करंट गेन को हम डीसी एसी करंट गेन बोलेंगे। तो चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट। वोल्टेज गेन कैसे निकाल सकते हो? चेंज मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये कैसे निकाल सकते हो? देखो ये करंट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस।
वैसे ही पावर गेन आपको निकालना है, तो पावर गेन कैसे निकाल सकते हो आप? पावर गेन आप निकाल सकते हो वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन से, और वोल्टेज गेन तो हमको पता ही है करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन होता है। तो बेसिकली आप पावर गेन निकाल सकते हो करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस भी एक चीज है, ये आप मेरे नोट्स से देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चलो अब हम बनाते हैं क्वेश्चन। रेडी हो बच्चों क्वेश्चन बनाने के लिए? आर यू रेडी? रेडी हो कि नहीं हो? रेडी हो? चलो अब क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या है? कॉमन एमिटर है। मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में एनपीएन देखने को मिलेगा और कॉमन एमिटर मोड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑडियो सिग्नल का जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है, तो वी आई आ गया 3 वोल्ट। और कलेक्टर का रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस ये है 3 किलो ओम, 3000 ओम। करंट गेन बीटा, बीटा है 100। बेस रेजिस्टेंस मतलब आर इनपुट ये है 2 किलो ओम, 2000 ओम। तो वोल्टेज गेन और पावर गेन बताना है। तो वोल्टेज गेन का मैं आपको बता ही चुका हूं, वोल्टेज गेन कैसे निकलता है? बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस 3000, इनपुट रेजिस्टेंस 2000। तो यह आ जाएगा 100 इंटू 3/2। ये कितना आ गया बच्चों? 150 आ गया। अभी से ही हमको पता चल गया कि बी आंसर आने वाला है। और अगर हमें देखना है पावर गेन, तो ये होता है करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। ओके, करंट गेन कितना है? 100 है, और ये कितना है बच्चों? 150 है। तो देखो आप, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो देखो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन इमिटर मोड है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं। लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट, आउटपुट आपको पता चल चुका है 1000 ओम है। सिग्नल वोल्टेज वी इनपुट, वी इनपुट इधर लिख दो, यह है 10 मिली वोल्ट। अच्छा, बेस इमिटर में ही होता है, मैंने आपको बताया था। और ये प्रोड्यूस करता है 3 मिली एम्पियर चेंज इन कलेक्टर करंट। तो आउटपुट करंट में चेंज कितना आया? 3 मिली एम्पियर। ये क्यों होता होगा पहले समझो। ऐसा हम लोगों ने सोर्स जब लगाया है ना, एसी सोर्स, जैसे बोल रहे हैं उससे एसी सोर्स निकलता है, तो वो चेंज करता है उसके कारण से इनपुट वोल्टेज चेंज होता है, उसके कारण से इनपुट करंट चेंज होता है। तो इनपुट करंट में कुछ चेंज आया होगा, वो आया होगा 15 मिली माइक्रो एम्पियर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके कारण से डेल्टा आईसी चेंज होता है। ओके, अब आपको बताना है इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा और वोल्टेज गेन क्या होगा। इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहां से निकल जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज, यही एक्चुअली चेंज इन वोल्टेज भी है। वी आई ही एक्चुअली होता है डेल्टा वी बी ई, मैंने आपको बता चुका था। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी बी ई डिवाइडेड बाई, तो इसी को आप आर बी ई भी लिख सकते हो, आर इनपुट भी लिख सकते हो आप इसी को, अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10 मिली 10⁻³ और यह आ जाएगा 15 माइक्रो 10⁻⁶। क्लियर हो गया? यहां से हमको क्या निकल जाएगा? रेजिस्टेंस निकल जाएगा। रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा बच्चों 0.67 किलो ओम। ओके, मतलब 667 ओम निकल जाएगा यहां से। अब हमको क्या निकालना है? इनपुट रेजिस्टेंस निकल ही गया, वोल्टेज गेन चाहिए। तो वोल्टेज गेन के लिए कैसे निकालते हैं हम वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन हम निकालते हैं करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा आईसी 3 मिली एम्पियर है, और इनपुट में कितना चेंज आया? 15 माइक्रो, 15 इंटू 10⁻⁶। रेजिस्टेंस गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है बच्चों?
आउटपुट रेजिस्टेंस है 1000 ओम और इनपुट 1000 को आप 1 किलो ओम बोल सकते हो और ये था 0.67 किलो ओम। तो किलो ओम कट जाएगा तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 300। तो कौन सा आंसर आ गया? तो फर्स्ट आंसर है। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कॉमन इमिटर मोड है, हमेशा यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। लोड रेजिस्टेंस आउटपुट आपको पता चल गया, ये है 800 ओम। कलेक्टर सर्किट में है वोल्टेज ड्रॉप, अच्छा आउटपुट वोल्टेज है 0.8। अगर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब बीटा दिया हुआ है, बीटा है, करंट गेन है 0.96, इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट ये है 192। अब हमें बताना है वोल्टेज गेन और पावर गेन। तो वोल्टेज गेन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ए वोल्टेज इज इक्वल टू आता है बीटा आर आउट डिवाइडेड बाई आर इन। बीटा 0.96 दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। आर आउट कितना है बच्चों? 800 बटे 192। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं? तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4। और अगर आपको पावर गेन चाहिए तो ये कैसे निकलता है? ये निकलता है करंट गेन, ए बीटा, करंट गेन को बीटा बोलते हैं, और वोल्टेज गेन। तो करंट गेन है 0.96 और ये है 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बच्चों 3.84। आई होप कि आपको क्लियर होगा कौन सा आंसर आ गया। आंसर हमको अच्छे से मिल चुका है, आंसर है डी। क्लियर है? तो देखो कितने अच्छे से हमने इसको निकाल लिया। अब बच्चों आप लोगों को डाउट ये हो रहा होगा यार परीक्षा नजदीक है, बहुत सारी अलग अलग टाइप के, तो कैसे हमको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले? उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप कर सकते हो इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो नए बैचेस चालू हो रहे हैं अभी भी देर नहीं हुई है, वो है बच्चों ऑल स्टार जेई मेंस बैच, ये है 23 मार्च से। इसके अलावा रैंक रिफाइनर फॉर जेई 2021 ये 26 मार्च से है। अर्ली उत्कर्ष बैच है बच्चों 26 मार्च से, ठीक है, ये 12th के लिए है। और अभी के लिए करंट के लिए न्यूक्लियस स्कोर बैच है, ये है 2021, ये है 24 मार्च से। और जो आने वाले फ्री टेस्ट है बच्चों, ये 21 मार्च को है यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप अटेस्टमेंट टेस्ट, और है टारगेट जेई एस्पायर 20 मार्च को है, और है लास्ट माइल टारगेट जेई, ये है 20 मार्च को। बाकी तीनों तो हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। अनअकैडमी की स्कॉलरशिप आप बिल्कुल टेस्ट दे दो। क्यों? क्योंकि यार इसको बनाया गया है टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोगों के लिए। और बच्चों ये फ्री में अवेलेबल है, हर संडे 12 से 3 होता है। आप इसको अनलॉक कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड इफ इट रिक्वायर्स, ठीक है। आपको हर पेपर के बाद मिलेगा प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर एनालिसिस और शॉर्ट ट्रिक्स और बाकी सारी चीजें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाओगे और आप अच्छे रैंक पाने पर स्कॉलरशिप भी पा सकते हो। तो मुझे आप फॉलो कर लो अनअकैडमी पर, सो दैट यू कैन आल्सो सी माय फ्री लेक्चर्स ऑन स्पेशल क्लासेस, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, सो दैट चैनल ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको नोट्स मिलते रहे। चलो थैंक यू, अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करना, अदरवाइज इट्स फाइन। गुड लक।